चलो सुनो इधर सब लोग, बस करो, थक जाओगे। सुखजीत, बेटा लॉरेंट फोर्सेस में आप ना दो फील्ड बना लो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, डायग्राम बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और एक चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड के अंदर एंटर हुआ। अभी तक तो हम मैग्नेटिक फील्ड में कर रहे थे। नाउ इट एंटर इन बोथ फील्ड, और दोनों फील्ड परपेंडिकुलर है। एक आरएन पीछे से नहीं दिख रहा तो यहाँ आ जाए। दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट अस स्टेट, कंसीडर टू फील्ड्स E and D mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। हमने दो फील्ड लेट कर लिए जो आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक चार्ज पार्टिकल, लेट अ चार्ज पार्टिकल having charge q enter in the combined field, enter in the combined field with velocity v at an angle theta with the magnetic field। यहाँ E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये आप जानते ही हो। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों ही फील्ड फोर्स लगाते हैं, दोनों ही फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है कि ये मेरी तरफ आ जाए, बनाना नहीं, मैं समझा रहा हूँ। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इसकी टेंडेंसी क्या थी कि ये चार्ज इसकी डायरेक्शन में आ जाए, क्योंकि जो फोर्स लगती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन भी किधर होती है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर। तो यहाँ पर मैं दोनों फोर्सेस को लिख रहा हूँ, लिखिए। चार्ज एक्सपीरियंस, चार्ज, यस, मान के पॉजिटिव कर, चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई का नाम दे दो, एंड मैग्नेटिक फोर्स एफ बी। जब ये चार्ज एंटर करेगा इस पे दोनों फोर्सेस आएंगी, वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स, अदर इज मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ये होगी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्टेड अलोंग ई। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, वो चार्ज को अपनी डायरेक्शन में लेके जाती है, क्यू इंटू ई। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स में ऐसा नहीं होता। इतना नोट कर लिया सबने? फिर मैं शीट को क्लियर करता हूँ, जब मैं रब करता हूँ तुम्हें। सेकंड इस पे लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बी, जिसका फॉर्मूला अभी बोर्ड पे लिखा गया है, वो होती है V क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हो तो बी वी साइन थीटा आ जाता है।
V क्रॉस B, और ये फोर्स किधर होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर लगती है। मैंने आपको डायरेक्शन बताई हुई है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू B एंड B, दोनों के ही परपेंडिकुलर लगती है। इस B के भी परपेंडिकुलर, मतलब पेपर के बाहर आएगी या पेपर के अंदर जाएगी, इनवर्ट टू द पेपर होगी या आउटवर्ड टू द पेपर होगी। अब अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फोर्स किधर लगती, इधर। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो फोर्स किधर लगती, आउटवर्ड या इनवर्ड। अब ये दोनों फील्ड है, तो जो नेट फोर्स लगेगी दोनों का वेक्टर सम होगा, इसी को लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। देखिए, द नेट फोर्स experienced by the particle, by the charge, is called Lorentz force. इसको मैं FL का नाम दे रहा हूँ, Lorentz force is called Lorentz force. तो आप लॉरेंट्ज फोर्स कैसे निकालोगे, उन दोनों को आप वेक्टोरिकली ऐड करोगे, मैग्नीट्यूड में ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। उनको आप किस में ऐड करोगे, वेक्टोरिकली आप ऐड करोगे, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो कुछ ये आया, लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज क्यू बार आ जाएगा ई वेक्टर प्लस बी क्रॉस बी वेक्टर। ये जो आपका रिजल्ट आया इसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज। इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में यूज भी हो रही है। जो आज आपको एक्सरसाइज दी थी तो उसका यूज आज करना, आप दोबारा से करना एक्सरसाइज को। इसको क्लियर कर दो एक बार। देखो, यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, सिंपल चीजें बताई हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू इंटू ई होती है और मैग्नेटिक फोर्स क्यू बी क्रॉस बी होता है, और मिलके ये नेट में फोर्स क्या बन जाएगी, क्यू ई क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ से आप क्यू को चाहे तो बाहर निकाल सकते हो, और यही आपने रिजल्ट लिख लिया ऑलरेडी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा मत लिखो, ये आपने लिख। अब इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेशन देते हैं कि हाउ टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल वेयर देयर आर टू फील्ड्स, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड अदर इज मैग्नेटिक फील्ड। चलो एक सम मैं बनाता हूँ अपनी तरफ से, आप लोग नोट करो। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जे कैप की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम। दूसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड है आई कैप की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसका मैग्नीट्यूड है 2 टेस्ला। तो मैं इसको लिखूंगा भी अब ऐसे वेक्टर में कि मेरे को ई क्या गिवन है, 10 जे कैप, और बी क्या गिवन है, 2 आई कैप, यही गिवन है ना। अब एक चार्ज पार्टिकल क्यू जो कि 1 माइक्रो कूलम का है, वो इस वेलोसिटी से, वेलोसिटी मैं वेक्टर में दे रहा हूँ, 2i प्लस 3j से एंटर करता है इस रीजन के अंदर, 2i प्लस 3j से एंटर करता है। हमें उसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, नेट लॉरेंट्ज फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, और अगर डायरेक्शन बता पाए तो डायरेक्शन बता दें। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले आप निकालो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
कर रहा हूँ, साथ साथ चेक करते जाओ। क्या करोगे, Q इंटू ई। Q कितना, 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, और ई कितना मेरे पास 10। डायरेक्शन कौन सी है, जे कैप। तो मेरे पास ये रिजल्ट क्या आ गया, 10⁻⁵ जे कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा यहाँ। अब अपन निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स। Q इंटू बी क्रॉस डी। Q कितना है, 10⁻⁻⁶। वेलोसिटी कितनी है, 2i प्लस 3j का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी। बी कितना है, 2i कैप, 2i कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा जैसे आपने 11th में किया है, या इसको सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आई को आई से करोगे तो ये बनेगा 4i क्रॉस आई, और इसको इससे करोगे तो ये बनेगा 3j क्रॉस आई। आई क्रॉस आई 0 होता है, ये 6 बन, कौन सा 6 बनेगा, ये 6। आई क्रॉस आई आपने 11th में पढ़ा हुआ है, आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, ये 0 होता है। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई जे होता है। यहाँ पर है जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई कौन सा होगा, आई क्रॉस जे का उल्टा माइनस के होगा। जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। ये 11th का पार्ट है, आपको वेक्टर में बताया गया। तो इसकी जगह पे तो मैं लिख लेता हूँ अब, ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस का के है। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे अगर के होता है ना, तो इसका उल्टा लिखते हैं जे क्रॉस आई, तो माइनस के होता है। तो मेरे पास -6 इंटू 10⁻⁶ के कैप, कौन सी फोर्स आ गई, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स आ गई, मैग्नेटिक। अभी आंसर नहीं आया, मुझे निकालनी है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स में मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ये मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, और ये मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स है, इनको मैं ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं ऐड करूंगा मेरे पास आ जाएगा, उसको 10⁻⁶ को तो मैं बाहर ही रख लेता हूँ, तो वो फिर 10j रह जाएगा। 10j इधर से कितना रह जाएगा, -6k। ये आपका फाइनल आंसर होगा बेटा। जब आप आई जे में छोड़ दोगे तो डायरेक्शन अपने आप इसमें आ जाती है। मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो आपको पता है √ऑफ जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर होता है। अगर सिर्फ मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो वो मेरे पास 10⁻⁶ तो है ही, 100 प्लस 36। अब ये डाउट ना हो 11th वाला सर कि ये मैग्नीट्यूड कैसे निकलता, ये तो आप करते ही आते हो 11th में ही। ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कोई वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हमने इसमें, क्या ये क्लियर हुआ आप? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आई जे के को आप गलत नहीं कर सकते, रॉन्ग नहीं कर सकते, सारा सम गलत हो जाए। इसको क्लियर कर दो स्क्रीन को, ओके। अब देखिए इसके स्पेशल केसेस देखिए। स्पेशल केसेस, अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा नहीं बोलो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल भी इधर ही आ रहा है नेट v वेलोसिटी से। इसका फर्स्ट केस बना लो, दोनों फील्ड परपेंडिकुलर है, और इस बार चार्ज पार्टिकल b की डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी b की डायरेक्शन में होगी तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी नहीं, या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी,
क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले में वी बी साइन थीटा आता है। वी क्रॉस बी को अगर खोल ले और इनके बीच में एंगल 0 हो गया तो साइन 0 0। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, तो कौन सी फोर्स लगेगी फिर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो किस तरफ लगेगी? इस डायरेक्शन में। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? पैराबोलिक पाथ से इधर जाने की टेंडेंसी क्या होगी? पैराबोलिक पाथ से उधर जाने की। इनिशियल टेंडेंसी की बात कर रहा हूं मैं, बट जैसे ही कोई एंगल बन जाएगा वेलोसिटी का तो मैग्नेटिक फोर्स फिर से लगनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर इनिशियली इसकी टेंडेंसी क्या होगी? लॉरेंट फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? 0। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? समझ गए? दूसरा केस बनाओ, केस नंबर 2 क्लियर कर दो। अगर अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर हुआ और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो उस केस में 90 डिग्री पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगती है। मैक्सिमम पी क्यू बी। और ये मैंने आपको आर्टिकल में बताया, जब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो वो उसको सर्कल में घुमाना शुरू कर देती है। इसमें सर्कल में। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रही है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन करने से उसकी ये वाली वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन से क्या बढ़ता है? स्पीड बढ़ती है। अगर ये एक्सेलरेट नहीं करेगी तो ये इस सर्कल में घूमती रहेगी। बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो आपको याद है रेडियस का फॉर्मूला आपने किया था 2 पाई, सॉरी रेडियस का फॉर्मूला देखना क्या किया था, एम वी बाय बी क्यू, यही था ना। अगर स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा। अब होगा ये, घूमेगा तो सर्कल में ही, लेकिन एवरी टाइम सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा। एवरी टाइम सर्कल का रेडियस बढ़ता है। हेलिकल पाथ नहीं है ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है वो इसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, तो अगली बार सर्कल बड़ा बन रहा है, फिर और बड़ा बन रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सर्कल बनता जाएगा। ये इसका रिजल्ट है। ओके। और जो लास्ट केस है जिसके क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं एक्सरसाइज में, कि क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर ले? हो सकता है ऐसा। कैसे होगा देखो। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बी, और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन या चार्ज। एक एक्स एक्सिस पे ले लो, एक वाई एक्सिस पे ले लो। एक को आप ले लो कि चार्ज एंटर किस पे कर रहा है? जेड एक्सिस से एंटर कर रहा है, मतलब इनटू द पेपर आ रहा है। जब इनटू द पेपर आएगा तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इसी प्लेन पे आ जाएगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस प्लेन पे पहले ही थी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स ने बैलेंस कर लिया तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। उस वक्त पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेडली निकल जाएगा, किधर भी टर्न नहीं करेगा। फिर से सुनो, दोनों फील्ड में पार्टिकल आया और बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गया, उसका सीधा सीधा रिजल्ट है कि पार्टिकल जेड एक्सिस से आया, दोनों फील्ड एक्स और वाई में थे, तभी ये केस बनेगा, नहीं तो ये केस नहीं बनेगा। कैसे बनेगा देखो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स किधर लगेगी? क्यू इंटू ई। कौन सी डायरेक्शन है? वाई एक्सिस, मतलब जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आई कैप की तरफ। और पार्टिकल किधर आ रहा है? के कैप की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स भी आप चेक कर लो। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था वी क्रॉस बी।
V तो आपका k कैप है और B आपका क्या है, J कैप। K क्रॉस J क्या बनेगा, I या माइनस आई, माइनस आई बनेगा, क्योंकि J क्रॉस K क्या बनता है, I बनता है। तो ये मेरा आंसर किस में आ रहा है, माइनस आई में। और ये फोर्स किस में आ रही, माइनस, सॉरी ये I था, सॉरी B किस में, I में है। तो K क्रॉस I, K क्रॉस I मेरे पास क्या बनेगा, J कैप बनेगा ना। और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो माइनस J कैप बनेगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो उल्टा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जे कैप की तरफ है और मैग्नेटिक फोर्स अगर माइनस जे कैप की तरफ होगी और उसके बाद इनका मैग्नीट्यूड भी मैच कर जाए, क्यू ई इज इक्वल टू बी क्यू वी हो जाए, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी इसके ऊपर, जीरो। नेट लॉरेंस फोर्स क्या होगी, जीरो। फिर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेडली निकल जाएगा। इसको वेलोसिटी फिलर बोलते हैं, जिसमें हम स्पीड निकालते हैं चार्ज पार्टिकल। मैं इस केस को दोबारा से नोट करवाता हूँ, नोट करूंगा। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट केस लिखो, इफ ई इज अलोंग y axis and b is along x axis and velocity of the charge is along let z axis, then electrostatic force Fe और मैग्नेटिक फोर्स Fb आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएंगे, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। या तो ये पैरेलल होगी, आइदर दे आर पैरेलल, वो डिपेंड करेगा चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव, आइदर दे आर पैरेलल और दे आर एंटी पैरेलल। इफ दे आर एंटी पैरेलल, मैं इफ लगा रहा हूं, इफ दे आर एंटी पैरेलल देन लॉरेंट फोर्स क्या बन जाएगी, क्यू ई माइनस बी क्यू वी। एंगल तो 90 है ही, बी क्यू वी साइन 90। और अब लॉरेंट फोर्स कब जीरो होगी, जब इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल हो। और हम चाहते हैं कि पार्टिकल डिफ्लेक्ट ना हो। फॉर नो डिफ्लेक्शन, फॉर नो डिफ्लेक्शन of the particle Lorentz force should be zero। ये कब पॉसिबल होगा, इस सिचुएशन में जब क्यू ई किसके इक्वल होगा, बी क्यू वी के। यूं कह लें कि जब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल ई बाय बी के इक्वल होगी तो वो बिना डिफ्लेक्ट किए निकल जाए। जब वेलोसिटी, ये केस है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, आप हमेशा वेलोसिटी ई बाय बी से नहीं निकाल सकते। इसके लिए स्पेशल केस क्या बना, ई और बी परपेंडिकुलर है और वी भी परपेंडिकुलर है दोनों के, और दोनों की फोर्सेस एंटी पैरेलल है और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तब ये रिलेशन है। तब आप इसको यूज कर सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाय वी। ठीक है, हर जगह नहीं लगेगा, यहाँ पर काफी केसेस, काफी कंडीशंस होंगी तभी लगेगा। अगर मैं ये कहता हूं कि ई और बी पैरेलल परपेंडिकुलर ही नहीं है तो ये केस कभी आएगा ही नहीं। या मैं ये कहता हूँ ई और बी तो परपेंडिकुलर है लेकिन बी परपेंडिकुलर नहीं है, तो भी ये केस नहीं आएगा। ये केस तभी आएगा जब तीनों वेक्टर ई बी एंड वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उस केस में भी हमें ये देखना पड़ेगा। देखो एक केस बनाता हूं मैं, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर आई कैप की तरफ, और इधर मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये किधर भी हो सकते हैं जे कैप की तरफ, और चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v पॉजिटिव के कैप की तरफ, पॉजिटिव के कैप की। अपने को ये चेक करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन तो होगी क्यू इंटू ई अलॉन्ग जे कैप। ये तो मैंने बता दिया आपको, उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वही उसकी होती है। तो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में आ गई, जे कैप।
अब मुझे देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रही है। मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले में V क्रॉस B आता है। वेलोसिटी मेरे K कैप की तरफ है, K कैप, और B मेरा किधर है, J कैप की तरफ है। तो K क्रॉस J क्या होता है, I या माइनस I? अगर अब क्या बेटा, हाँ ये आई कैप की, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आई कैप पे लिए मैंने, आई ले लो। अब के क्रॉस जे आई होगा या माइनस आई होगा? अगर किसी को इसमें भी कंफ्यूजन है ना, तो ये छोटी क्लासेस में 11th में बता देते हैं। आप ऐसे आई जे और के लिखो। अगर तो आप क्लॉकवाइज चलते हो तो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो नेगेटिव आएगा। जैसे आई क्रॉस जे किया तो प्लस के लिखोगे, जे क्रॉस के किया तो प्लस आई लिखोगे। यहाँ पर क्या है, के क्रॉस जे, आप अपोजिट चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन क्या आ गई, माइनस का आई कैप। सिर्फ डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करो, बी क्यू वी तो होगा ही होगा यहाँ पर, लेकिन डायरेक्शन क्या आ गई, माइनस आई कैप। उसकी क्या थी, प्लस आई कैप, इसकी क्या थी, माइनस आई कैप। अब अगर इनके मैग्नीट्यूड मैच कर जाए, अगर इनके मैग्नीट्यूड मैच कर जाए, तब ये अनडिफ्लेक्टेडली निकलेगा, नहीं तो अनडिफ्लेक्टेडली नहीं निकलेगा, नहीं तो ये अनडिफ्लेक्टेडली नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया सबको ये वाला? ओके, लास्ट टाइम फिर डिस्कस कर रहा हूँ ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर उसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्ट हो। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैग्नीट्यूड ज्यादा निकला तो वो पैराबोलिकली उसको अपनी तरफ लेके जाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स का ज्यादा निकला तो वो उसको हेलिकल पाथ या सर्कुलर पाथ में लेके जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हो। सपोज करो आपको हम ये कहते हैं कि ई आपको दे दिया 20 न्यूटन पर कूलम, और बी आपको दे दिया 2 टेस्ला। एक पार्टिकल जेड एक्सिस से अनडिफ्लेक्टेडली निकल गया, उसकी वेलोसिटी बताओ। निकल जाएगी। जब वो अनडिफ्लेक्टेडली निकल ही गया, फिर तो सारी कंडीशन ओके है। फिर तो हम यही करेंगे कि क्यू ई इज इक्वल टू बी क्यू वी। फिर तो कोई और ऑप्शन नहीं बचा ना। एक पार्टिकल आया और उसी स्पीड से निकल गया बाहर, तो फिर आपके पास v किसके इक्वल आ गया, e बाय बी। e कितना 20, b कितना 2, आंसर कितना आया 10 मीटर पर सेकंड। आंसर कितना आया 10 मीटर। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो न्यूमेरिकल आपको आ रहे हैं ना बेटा, वो उसके अंदर ये फॉर्मूला वो यूज कर रहा है, लेकिन वो कंडीशन भी बता रहा होगा कि पार्टिकल सीधा निकल गया या पार्टिकल मूव किया, उसके अकॉर्डिंग आपने सम को। क्वेश्चन नंबर पढ़ना, कोई डाउट जो आए हैं? ये सारे ही ऐसे थे, शुरू से यही थे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फिर बुक में से, एक बार कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 अक्षय रीड करना, वो फिर आज करनी है। हाँ पढ़ दो बेटा, सुनो 1 मिनट, सुनो स्टेटमेंट सुनो। एक मिनट, 10⁻7 मीटर पर सेकंड, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? ओके आगे। ई बाय एम, चार्ज बाय एम रेशियो, ये तो सिंपल है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कहीं पर भी, इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। और रेडियस का फॉर्मूला क्या था? रेडियस का फॉर्मूला था एम बी बाय बी क्यू, ये था। इसमें मुझे ई बाय एम का मतलब क्यू बाय एम निकालना है, चार्ज क्यू मान लो इलेक्ट्रॉन का। तो यहां से क्यू बाय एम मेरे पास सीधा निकल रहा है, क्यू बाय एम ये कितना बन रहा है, बी बाय आर बी, बी बाय आर बी। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया कहीं। रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है,
साइन थीटा होता है वैसे यहाँ बी साइन थीटा, बट ये परपेंडिकुलर एंटर कर रहा होगा, इसने मेंशन किया होगा, देख लेना। नहीं इसने फिर एंगल नहीं दिया तो फिर हम परपेंडिकुलर मान के चल रहे हैं, चेक करो। हाँ सर्कल है तो परपेंडिकुलर ही आया होगा। रेडियस आपके पास है, बी आपके पास है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, इस सम में कुछ नहीं था, ये सम आपका डाउट नहीं होना चाहिए। बी मेरे पास कितना है और यहाँ पर आर कितना है 6 इंटू 10⁻³ यहाँ से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं, सेकंड छोड़ दो, थर्ड पढ़ो, एक एक छोड़ के पढ़ते जाओ। पढ़ो अक्षय थर्ड। एक मिनट हाँ क्यों हंस रहे हैं सचिन और ये मिलन, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा दूर होके बैठो, कोरोना गया नहीं, सट के बैठे साथ में। और इधर हो जा ना, मास्क लगाया हुआ है, डिस्टेंसिंग तो कर सकते हो थोड़ी थोड़ी जितनी पॉसिबल हो। पढ़ो 100 न्यू क्या होता है? माइक्रो। एमजी क्या होता है? मिलीग्राम। और मिलीग्राम के किलोग्राम कैसे बनाओगे? 10⁻³ और करना पड़ेगा, ये मिलके 10⁻5 किलोग्राम हो गया। आगे चलो। 20-25 मिली टेस्ला, मिली होती है 10⁻³ आधों को तो यही नहीं पता होगा। वंश मिली कितने होते हैं? 10⁻³ माइक्रो कितने होते हैं? मेरा नाम क्या बेटा? गर्भ। नैनो बता। पिको। एटो। टोमेटो। 25 इंटू 10⁻³ आगे बढ़ो। तो ये भी उससे रिलेटेड नहीं है जो आप कह रहे हो, नहीं हुई। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसमें भी सीधा सीधा आपको 90 डिग्री पे देखिए टाइम पीरियड पूछा हुआ है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है 2πm/b³। 2πm/b³। एम आपके पास है, बी आपके पास है, क्यू आपके पास है। तो पहले 3 क्वेश्चन में ये कंसेप्ट नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, पढ़ो। 2 इंटू 10⁻³ क्या लिखे? WB सुन लो, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये चीजें साथ साथ नोट करो। WB होता है वेबर, और ये यूनिट होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के, मैग्नेटिक फ्लक्स के। और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इसलिए एरिया जब नीचे आता है तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट भी क्या बन जाएंगे? वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेस्ला, इक्वल टू टेस्ला, एक ही बात है। तो WB का मतलब वेबर, वेबर को मीटर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वो टेस्ला ही होता है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला नहीं दिया हुआ। आगे चलें। यस ओके हो गया। अगर उसका पाथ अनडेविएटेड है तो सीधा निकलेगा वो, और सीधा तभी निकलेगा जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। क्यू से क्यू काट दो, और आपसे स्पीड पूछे तो E/B। ई मेरे पास ये रहा, बी ये रहा, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका 5th क्वेश्चन हो जाए। ये समझ में आ गया पार्ट 1। पार्ट बी, कौन सा फील्ड रिमूव? इफ द फील्ड इज रिमूव तो फिर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रह गया। तो रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस पूछा है वो फिर आपको पता ही है, mv/b क्यों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 ले लो, सिर्फ बी रह गया, तो ये पहले वाले 3 क्वेश्चन बन गए। 5 तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर सेकंड अलग है, पढ़ फिर सेकंड पढ़, वहां से आवाज आनी चाहिए मेरे को। देखिए यहाँ पर एक चीज उसने ऐड कर दी क्वेश्चन नंबर 2 में, पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो। आपको पता है कि चार्ज को अगर पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी बन जाता है, और वो उसको क्या देता है, काइनेटिक एनर्जी। जब किसी भी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, और एनर्जी को किस में कन्वर्ट करोगे, किसी दूसरी एनर्जी में। यहां से मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा, वेलोसिटी मेरे पास बनेगी 2ev/m। आगे तो क्वेश्चन आसान होगा। ई आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और मास भी पता होता है, पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी आपकी निकल गई। अब आपको रेडियस निकालना है तो आप क्या करोगे, mv/d के, यही होता है ना फॉर्मूला इसमें पुट कर। सीधी वेलोसिटी ना देके उसको एक्सेलरेट करवा दिया किसी पोटेंशियल डिफरेंस से। जब भी किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाते हैं तो आपने हमेशा v से मल्टीप्लाई करके उसको काइनेटिक एनर्जी दे देनी। इधर से जो वेलोसिटी आएगी उसको आप इस फॉर्मूले में यूज करो, हो जाएगा सेकंड भी। 7 बोलो, कितने हैं टोटल, फिर 8 बोलो, 8 बोलो। हो गया बेटा, इसमें कुछ नहीं है, एनर्जी आपको दी हुई है ½ mv² कर दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले बनाओ जूल में, कैसे बनाओगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ही मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये जूल बन गया, इसको आप कर लो ½ mv², यहाँ से v निकल जाएगी, फिर रेडियस के फॉर्मूले में पुट करो mv/v। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसमें भी आज वाला कंसेप्ट नहीं यूज हो रहा, एक आधे क्वेश्चन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सभी सॉल्व करेंगे अभी। पढ़ो आप स्टेटमेंट, आप पढ़ दो। क्या कह रहे हो, ये तो बुक पर मैं पढ़ता हूँ। आप लोग इसको अभी ट्राई करो सब बच्चे, जो जो कंसेप्ट किए आज उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ना ऐसे एक डायग्राम बना हुआ है, बना लो डायग्राम। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी, यूं समझ लो कि कैपेसिटर के बीच में ये फील्ड है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज नीचे नेगेटिव, और यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल पासिंग possessing a range of speed enter region 1 after passing through a slit S1 in region 1, then exit cross perpendicular magnetic field। ओके, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, समझ लो स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं कि यहां से एक बीम एंटर कर रही है इधर से, उसके पास अलग अलग वेलोसिटीज है, अलग अलग वेलोसिटीज है, और इधर भी एक ऐसे ही छोटा सा नैरो ओपनिंग छोड़ दो। कुछ बीम के पार्टिकल यहाँ से निकल जाते हैं और कुछ के इसके अंदर घूमना शुरू कर देते हैं। जो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकला है वो पार्टिकल तो वही होगा जिसकी वेलोसिटी E/b के इक्वल होगी, और जो बीच में घूम गए उनकी वेलोसिटी अलग होगी। उसने अपने से यही पूछा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाए, या शायद वेलोसिटी देके मैग्नेटिक फील्ड पूछा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मैं पढ़ लेता हूँ क्या दिया है, पहले आप स्टेटमेंट को समझो।
यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल आ रहे हैं, सबकी अलग अलग वेलोसिटी है। कुछ पार्टिकल तो घूम गए ऐसे और कुछ सीधे निकल गए। जो सीधे निकल गए उसका आइडिया हमें है, वो कौन से होंगे, जिनकी वेलोसिटी E बाय बी के इक्वल हो, वही होंगे ना। अगर इसके इक्वल नहीं होगी तो वो डिफ्लेक्ट होंगे। जो अनडिफ्लेक्टेड निकले हैं उनके लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल करती है। अब स्टेटमेंट को सुनो बेटा, नहीं बोलो इधर पीछे। स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल पोजेसिंग रेंज ऑफ स्पीड्स। रेंज ऑफ स्पीड का मतलब बहुत सारी अलग अलग स्पीड है, किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, बहुत सारी स्पीड है। एंटर इन रीजन 1, इसको रीजन 1 बनाया गया। आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्लिट, ये स्लिट का नाम है S1। स्लिट होती है कोई भी ओपनिंग जहां से वो एंटर की, S1। इन रीजन 1 देयर एग्जिस्ट क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड है। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जैसे रेड क्रॉस का निशान होता है ना, वो परपेंडिकुलर का होता है। अगर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फिर परपेंडिकुलर फील्ड होगा कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड। उनकी वैल्यू दी हुई है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया, E इज गिवन टू यू 100। अब वो ये कहता है वी वांट द पार्टिकल एंटर फ्रॉम स्लिट्स S2। हम चाहते हैं कि पार्टिकल इसमें से निकले, मतलब सीधा निकले। वी वांट द पार्टिकल पास थ्रू स्लिट S2 इन रीजन 2, इसको रीजन 2 नाम दिया हुआ। विद वेलोसिटी, उसने वेलोसिटी भी बता दी, कितनी वेलोसिटी से निकले, 1000 मीटर पर सेकंड से निकले। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन समझने के लिए घुमा दिया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहां से आने वाला पार्टिकल इधर निकले, मतलब अनडिफ्लेक्टेड ही निकले, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो, 1000। ई आपको दे दिया 100। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 100 बाय 1000, 1/10.1 टेस्ला। इसका आंसर कितना है, 0.1। डायग्राम देख के छोड़ देते हैं कई बार, बट उसको रीड करो। जो पार्टिकल सीधा निकला उसके लिए तो फॉर्मूला भी सीधा ही है, फिर उसको लगा दो। बी भी दे दिया, ई भी दे दिया, बी पूछ लिया। और जो सीधे नहीं निकले उसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें ये नहीं पता क्या स्पीड थी, किस एंगल पे थे, वो डोंट नो। हम सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन जानते हैं जो सीधा निकले। वही क्वेश्चन था, वही हमने सॉल्व किया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 है। आपने इसको ट्राई किया, आज आप दोबारा से इस एक्सरसाइज को ट्राई करो, कल फिर मिलते हैं।